नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है अली मर्चेंट, जो कि कंगना रनौत का जो लॉकअप शो है वहां से बाहर आए हैं और ये टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या हाल सुमित, कैसे हो? सर, हम तो हमेशा ठीक रहते हैं। आप कैसे हैं? मतलब आप फ्रेश दिख रहे हैं मुझे तो बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। आप अभी हालांकि लॉकअप शो से बाहर आए हैं, जो कि कंगना रनौत जिसको होस्ट कर रही थी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शो से बाहर आकर? बहुत ही कमाल और बहुत ही धमाल। बहुत आप ही प्यारा। शो से जुड़ी कुछ बातें बताइए। आप अंदर जो हुआ, वैसे तो सब देख ही रहे थे, बट जो आपका पर्सनल जो फील आपने किया उसके बारे में बताया आप। यार, जब मैं अंदर गया था, मैं गया था ऐसा वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो जब मैं शुरुआत किया था तो ऐसे लग रहा था कि यार सबने एक साजिश है कि यार इसे सबसे पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो वो एक वाइब मैं सबसे महसूस कर रहा था शुरुआत में। और होता, क्योंकि अगर मैं भी शुरुआत से जाता तो पहले ये सोचता यार मेरे ऑलरेडी 2 हफ्ते से रिश्ते बन चुके हैं, तो जो वाइल्ड कार्ड है सबसे पहले उसे निकाल, यू नो। लेकिन वैसे हुआ नहीं। मैं चलते गया, काफी आगे तक चला गया, और जब निकला तो भी सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिला सारे कैदियों से भी और ऑडियंस से भी। तो आई थिंक एक होता है ना कि यार एक शो से सारी चीजें बिगड़ गई थी और एक शो में सब कुछ ठीक हो गया, तो वो हुआ। एंड बहुत ज्यादा खुश हूँ उसकी वजह से। आप बिग बॉस सीजन 4 में अभी कुछ टाइम के लिए आप आए, अब आप लॉकअप शो में आए। तो लॉकअप शो एक बिग बॉस से कितना अंतर कितना है दोनों शो? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि लॉकअप एक अत्याचार था, है ना, प्योर अत्याचार, ठीक है। और बिग बॉस मैं गया था एज अ गेस्ट, ठीक है, और मैं एज अ कंटेस्टेंट नहीं गया था। तो वहां पर एक रीजन की वजह से गया था मैं, ठीक है, और यहाँ पर भी एक रीजन की वजह से गया था। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आई थिंक बहुत ज्यादा बदलाव आ गया मुझ में। और एक होता है ना एक रिकॉल वैल्यू, वो चीज। और और मैं काफी टाइम तक रुका था कि यार एक ऐसा शो है जहां पर एक अच्छा कमबैक हो, जो हुआ। और अब आई एम ऑल पम्प्ड अप टू गेट बैक, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं, तो यार। अब आप अपने आप में कितना बदलाव देखा है? क्योंकि कहते हैं ना कि भांति भांति के कई कई कैटेगरी के लोगों से हमारा सामना होता है बिग बॉस में। तो एक हर तरीके की एक अलग सोच रखने वाली एडजस्टमेंट करना, फिर बाहर आकर वो आपको कितना आपकी रियल आपकी लाइफ में असर करता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना कि तो कुछ चीजें हैं जो हम ऑब्वियसली ले जाते हैं शो से हमेशा के लिए। जैसे कि मेरा ये मानना है कि जब भी आपका कोई इंट्यूशन होता है, जो आप सबसे पहले सोचते हो वो बिल्कुल सही होता है, और वही आपको बोल देना चाहिए। अगर आप दूसरी चीज, अगर आप उसे कॉम्प्रोमाइज करते हो और उस पर रिएक्ट नहीं करते हो, तो मतलब आप फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो और कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, सब कुछ ठीक, कुछ भी गलत नहीं होता है लाइफ में, है ना। जो कहना है करो, जो करना है करो, है ना, सब कुछ सही होता है और सब सही हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप सही इंसान हो, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। तो हाँ, लड़ाई ये तो हुए होंगे सर आपके? हाँ हुए, काफी हुए एक्चुअली। लेकिन पायल के साथ हुए हैं और सारा के साथ हुए हैं, और काफी एक्चुअली शिवम के साथ काफी हुए। लेकिन वो होता है ना, एक एटमोस्फेयर होता है घर पर भी। आप जब रहते हो अपनी फैमिली के साथ में, कुछ चीजों में आपकी अनबन हो जाती है और झगड़े होते हैं, और वो जायज भी है होना, क्योंकि आप बार बार वही इंसान को मिलते हो और वही इंसान को देखते हो, और कभी कभी आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो एक रिएक्शन आ जाता है और एक एक्शन आ जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि यार आप अच्छे इंसान हो और सामने वाला भी एक अच्छा इंसान है, और कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और फिर एक टाइम आ जाता है जहां पर सारी चीजें सेम लेवल पे आई जाती है, क्योंकि आप 24 घंटे एक साथ रहते हो इतने सारे कैमरास के बीच और उसी इंसान के साथ। तो आपको पता है कि अगर आप उसे पसंद भी नहीं करते हो तो भी आपको उसे झेलना है। तो वो एक अवेयरनेस आ जाती है आपके अंदर, एक ठहराव आ जाता है आपके अंदर, और एक मेच्योरिटी आ जाती है कि आप कैसे चीजों को डील करते हो और कैसे करना चाहिए। चलो, पायल के साथ झगड़ा हुआ तो बॉन्डिंग किसके साथ रही है? मेरी बॉन्डिंग काफी लोगों के साथ रही है। मेरी बॉन्डिंग अंजलि के साथ बहुत अच्छी रही, मेरी बॉन्डिंग मुनावर के साथ बहुत अच्छी रही, मेरी बॉन्डिंग
शिवम के साथ बाद में जाकर बहुत अच्छी रही, फिर पूनम के साथ रही, साइशा के, एक्चुअली सबके साथ। आई थिंक मैं ही एक ऐसा कैदी था जिसकी बॉन्डिंग सबके साथ बहुत ही अच्छी रही। ऑडियंस के अलग अलग परसेप्शन आ रहे हैं। कोई कह रहा है इसको क्या कहते हैं, बिग बॉस का एक सस्ता माल जिसको हम कहें, है ना, चीप वर्जन ऑफ बिग बॉस। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यार हर एक, आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि यार वो एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है। जो हमारी हिंदुस्तान की जनता है उसे ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का ये पहला एक शो है जो आया है और रियलिटी शो है। तो रादर देन हम इससे एक ऐसा नाम दे कि यार ये एक सस्ता चीज है, यार ये ऐसा है, मतलब कि आप हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहते हो, जो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये यहाँ का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक आपको इस शो को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हम, और यही उम्मीद करना चाहिए कि ये शो को बाहर वाले कॉपी करें, एंड आई एम श्योर करेंगे। तो हाँ, सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं था यार, काफी महंगा शो था, क्योंकि सारे जी बोलिए, क्योंकि आर्टिस्ट थे उन्होंने भी सारे अच्छे पैसे लिए, इंक्लूडिंग मी और इंक्लूडिंग कंगना। प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत अच्छी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े दिए गए थे, ऑरेंज और ब्लू, जो हमें इतने दिनों तक पहनना था। तो वो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत होती थी। बाकी तो मुझे नहीं लगता यार, काफी महंगा शो तो था ही नहीं। जो कि सलमान खान ने जिस बिग बॉस को एक हाई लेवल पे, उस हाईएस्ट टीआरपी का शो बनाया, पर उतना तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि टीआरपी इतनी खास नहीं थी। कैंडिडेट्स आई एम श्योर कि बहुत अच्छे थे, आप बहुत सही थे, और कंगना नो डाउट, बट जो टीआरपी मिलना था वो नहीं मिल पाई। इसमें आप कितना सहमत हैं? देखो, अभी आज के जमाने में तो टीआरपी जैसा कुछ रहा ही नहीं है, पहली बात है ना। आज के जमाने में इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है। व्यूअरशिप, टीआरपी यानी डेली रेटिंग पॉइंट्स, वो बॉक्सेस, वो सिस्टम ही चला गया है ना। और अगर आज की तारीख में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में अगर 500 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, अगले 2 साल में 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स होने वाले, जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने फोन पर देखना पसंद करते हैं। और जो नंबर्स लॉकअप ने अचीव किए हैं वो आईपीएल को बीट किया है। जो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। अगर पहले ही ईयर में आप आईपीएल जैसे शो, क्रिकेट जहां पर जो रिलीजन है हमारे देश का, उसे बीट करते हो, तो आपने पहले साल में ही तबाही मचा दी है। आपको ये लॉकअप सीजन मिला कैसे मिला? मुझे फोन आया था। मैं एक्चुअली काफी सालों तक, काफी समय तक ये दुआ करता था और उम्मीद करता था कि यार एक ऐसा शो है जहां पर सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया था एक कंट्रोवर्सी की वजह से जो हुआ था, 10-12 साल पहले। और आई वाज लाइक यार मैं ऐसा हूं नहीं, ठीक है, तो जो भी है ऐसा एक शो आ जाए जहां पर सब कुछ ठीक हो जाए। और फिर सडनली मुझे एक कॉल आता है, आई थिंक फेब में मुझे कॉल आया कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? आई एम लाइक यार आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ शो, और इट कांट गेट बेटर, क्योंकि एकता है, बालाजी है, और एमएक्स प्लेयर है, ऑल्ट है। तो आई वाज लाइक यार ये तो करना ही चाहिए। मेरा अगला आपसे सवाल है कि आप काफी पुराने, एक पके हुए चावल जिसके पॉइंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, टेलीविजन इंडस्ट्री के, पर आपको उस मुकाम पे नहीं होना चाहिए था जिसको आप डिजर्व करते हैं? मुझे कैसा होता है ना, जब मैंने टेलीविजन उस समय किया था, काफी छोटा था, है ना, और आई थिंक मैंने उस समय कुछ 800,000 एपिसोड्स किए होंगे सारे चैनल्स पर। फिर एक पॉइंट आता है जहां पर आप इतना ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाते हो, इतना ज्यादा आपने काम कर लिया होता है कि आप क्या नया करो, है ना। और मेरे लिए बहुत जरूरी था कि यार मुझे कुछ एक्साइटिंग करना था, मुझे कुछ नया करना था, और बड़ी चीजें करनी थी। तो आई वाज लाइक कि यार कुछ ऐसा मिले, कुछ ऐसा आए, और उस समय आई वाज लाइक कि मेरे लिए जरूरी और सही यही रहेगा कि थोड़ा सा टाइम ऑफ ले ले। और फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं चला गया, डीजेइंग में चला गया, और एक समय पे मेरा ये मानना है कि आप एक टाइम पर एक ही करियर पर ध्यान दे सकते हो, 2 करियर पर ध्यान बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा थॉट था कि यार पहले डीजेइंग को सक्सेसफुल कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुका था बहुत अच्छे से, जहां पर मैंने सारे कॉन्सर्ट्स कर लिए, सारे बड़े आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म कर लिए, सनबर्न कर लिया, महालक्ष्मी रेस कोर्स, वर्ली, बीकेसी ग्राउंड्स, कोका कोला अरीना दुबई, मतलब आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्टेडियम रहा होगा जहां पर मैंने परफॉर्म नहीं किया है एज अ डीजे। तो फिर मुझे लगा कि यार अब चलो ये तो एक ऑटो मोड हो गया, अब बैक इनटू पैशन,
और फिर मैंने एक वेब सीरीज की जो अब रिलीज पर अगले 15-20 दिन में रिलीज होने वाली है। तो लकीली वो बाद में वो अब आ रही है लॉकअप के बाद, तो लोगों को उसने ज्यादा, वो मैंने पहले शूट किया था, तो वो है। और ये रियलिटी शो है, प्लस 2-3 और भी प्रोजेक्ट्स है, तो वो सब आने वाले हैं। तो आई थिंक और वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर मेरे ख्याल से जो होता है अच्छा ही होता है। जिसके लिए समय बना होता है उस समय पर चीजें हो ही जाती है। क्या मैं हैंग हो गया? आपका कंफर्ट नहीं, आप हैंग हुए थे। नाउ you're cool। बीच में हो गया था। आपका कंफर्ट जोन किसमें है? क्योंकि आप डीजे भी रहे हैं, आप एंकर भी रहे हैं, और मेरा कंफर्ट जोन जो भी क्रिएटिव चीज होती है उसमें रहता है, क्योंकि हम जो आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा क्रिएटिव चीजों से ही अपना घर चलाते हैं, है ना। अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में नहीं रहते हो तो फिर मजा नहीं आता है, और फिर आपको लगता है कि यार आप क्या कुछ ऐसा करना है जहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी कर सके, कुछ चीजें इन्वेंट कर सके, रिसर्च कर सके। फिर उन चीजों पे बहुत ज्यादा मजा आता है सारे आर्टिस्टों को। तो अगर आप मुझसे पूछे, एक्टिंग डेफिनेटली इज माय फर्स्ट लव, और डीजिंग की वजह से मैं जिंदा हूँ, क्योंकि एक्टिंग की वजह से इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल फॉर मी टू बी अलाइव, स्पेशली जो बहुत सालों पहले हुआ था मेरे साथ। तो मुझे ऐसे लगा कि यार दोनों ही चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है लाइव ऑडियंस जो मैं डीजेइंग में करता हूँ, जहाँ मुझे पता है 2000 लोग, 5000 लोग, 20,000 लोग मैंने शोज किए हैं लाइव, तो वो एक फील ही बहुत अलग होता है। और एक्टिंग एक अलग फील्ड है, अलग चीज है, जहाँ पर एक अलग किरदार निभाना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आई थिंक अब मैं अपनी लाइफ के सबसे अच्छे समय पे हूँ, जहाँ पर मेरे दोनों पैशन मुझे कमा के दे रहे हैं, और मुझे मेरे दोनों पैशन से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा ऑफर्स आ रहे हैं। तो अब टाइम यही है कि यार मैं सही डिसीजन और सही तरीके से काम करूँ, और उतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि शायद मैं सही डिसीजन नहीं लूंगा। आपको अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक ऑप्शन थे कि आप किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहें, तो आप किसको चुनेंगे? कियारा आडवाणी, फॉर श्योर। कियारा आडवाणी, फॉर श्योर, कियारा आडवाणी। आई थिंक वो एक हिट मेकर है। आई थिंक जो भी फिल्म वो कर रही है माशाल्लाह वो हिट हो रही है। तो ऑब्वियसली मैं सेल्फिश ही रहूंगा और मैं वही एक्टर चूज करूंगा जो ट्रेंडिंग में, जो आज सबसे ज्यादा चल रही है और सबसे प्यारी है और बहुत प्यारी एक्ट्रेस भी है, तो या कियारा आडवाणी। मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से? आप किसी फिल्म पे काम कर रहे हैं, या तो आप किसी म्यूजिक वीडियोस या किसी सीरियल्स, किस पे काम कर रहे हैं? मेरी एक वेब सीरीज रिलीज पर है, अगले 20 दिन में वो रिलीज हो जाएगी, जहां पर मैं एक एसीपी कॉप प्ले कर रहा हूँ, हरियाणवी कॉप बना हूँ, और उसमें कुछ 30-35 चेंजेस है, और मेन लीड हूँ, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो। तो वो आने वाला है अगले 20 दिनों में। फिर कुछ 4 गाने हैं जो मैंने ऑलरेडी फाइनलाइज कर दिए हैं, क्योंकि मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ, तो आने के बाद मुझे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस और बहुत सारे गानों के ऑफर्स हैं, बहुत सारे, मतलब मोर देन 20-25। लेकिन मेरे लिए वो सुनना बहुत जरूरी है कि यार ये कैसा है गाना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एडवांटेज भी होता है कि आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हो, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि यार ये गाना चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। मतलब मैं प्ले करूंगा या नहीं करूंगा, अगर मैं नहीं प्ले करूंगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि लाइव ऑडियंसेस को मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो वो सब कुछ ध्यान में रखकर मैंने कुछ 4 गाने अभी फाइनलाइज किए हैं, जो जुलाई से मैं शूट करना शुरू कर दूंगा। दुबई में शूट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा हूँ अगस्त में, ऑस्ट्रेलिया में भी शूट कर रहा हूँ, फिर मालदीव्स जा रहा हूँ, वहां पर भी शूट कर रहा हूँ। तो ये अगले 2-3 महीनों का प्लान है। अली जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपने हमको आपका एक इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर आपने हमको इंटरव्यू दिया। थैंक्स अ लॉट। की वजह से ही तो आगे चल रहे हैं, और आप ही तो एक माध्यम हो जिस वजह से हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और अपना अच्छा काम बता सकते हैं लोगों को। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ।